शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। फिलहाल अभी हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान यहाँ पर हैं और जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पाठ्यक्रम कर रहे हैं और आप हैं उमेद सिंह बिष्ट जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं पीएम श्री अटल उत्कृष्ट शहीद राहुल रैंसवाल राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत में। और लगभग 4 वर्षों से आप वहाँ पर प्रधानाचार्य के बतौर कार्यरत हैं और इससे पहले आप एक लंबे अरसे से वहाँ पर आप लेक्चरर के बतौर आप सेवाएं देते रहे हैं। तो एक अध्यापन का आपका जो अनुभव रहा है, बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो कहीं न कहीं हम देखें तो जो अध्यापन आपका रहा है, उसके साथ ही अभी आप जो पत्रकारिता के क्षेत्र की ओर को अपने कदम बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि अभी आप पाठ्यक्रम पत्रकारिता का कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं और इसके बाद आने वाले भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएँ हैं और किस तरीके से आप शिक्षण और पत्रकारिता को देखते हैं, इस बारे में हम आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। और साथ ही हैं हमारे साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से डॉक्टर सुरेश सिंह मेहता जी। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी, धन्यवाद सर। तो सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आप क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है शिक्षण का और आप लंबे समय से शिक्षक के बतौर आप कार्यरत रहे हैं और वर्तमान में भी आप प्रधानाचार्य के बतौर आप कार्य कर रहे हैं। तो साथ ही आप पत्रकारिता का पाठ्यक्रम आप कर रहे हैं। तो क्या कुछ खास वजह थी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम चुनने के पीछे? क्या भविष्य की योजनाएं हैं? जी सर, अभी मैं वर्तमान समय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते-करते जो शिक्षा विभाग का मेरा लंबा अनुभव था, एज ए प्रवक्ता मैंने वहाँ पर काम किया। तो मैं किसी प्रधानाचार्य के अंडर काम करता था और मैं सोचता था कि काश कभी मैं भी प्रधानाचार्य अगर बन गया तो मेरी योजनाएं वहाँ पर प्रस्तावित थी और सौभाग्य से मुझे यह पद मिला। इस पद को मिलने के बाद जो भी मेरी सोच थी कि मैं किस तरह से विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूं, वहाँ पर छात्र संख्या में वृद्धि करूं और क्वालिटी एजुकेशन पर, वहाँ के अनुशासन पर मैं काम करूं। तो ये अवसर मुझे मिला। तो मैंने विगत 4 वर्षों से कंटिन्यू मेरी 4 वर्ष की जो योजना थी, पहले वर्ष में मैंने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया और दूसरे वर्ष में मैंने छात्र संख्या में वृद्धि पर फोकस किया और तीसरे वर्ष मैंने विद्यालय में जो अनुशासन है उस पर फोकस किया। अब चौथे वर्ष में मैं क्वालिटी एजुकेशन पर पूरा फोकस किए हूँ और इसी का परिणाम है कि आज इस विद्यालय में जो हमारे आसपास के जो पब्लिक स्कूल हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल तथाकथित इंग्लिश मीडियम स्कूल कहलाते हैं, वहाँ पर से बच्चे अपना नाम काटवा करके हमारे विद्यालय में दाखिले के लिए आ रहे हैं। आज हमारे विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि सीबीएसई के मानकानुसार जहाँ एक वर्ग में केवल 40 बच्चों का प्रवेश दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ एक ही कक्षा में कम से कम 120 बच्चे तक भी वहाँ पर प्रवेश ले चुके हैं। हमारे सामने बड़ी संकट, इस समय संकट की स्थिति है, क्योंकि सीबीएसई के मानकानुसार हमारे पास एक सेक्शन स्वीकृत है, तो हमने 2-3 सेक्शन में उनको डिवाइड करके जैसे-तैसे वहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए और उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए हमने वहाँ पर प्रवेश दे रखा है। और जहाँ विगत वर्ष 715 बच्चों ने प्रवेश लिया था, इस वर्ष संभवतः 800 बच्चे तक उस विद्यालय में होंगे। मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर निरंतर छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है और यही है कि हमारे पूरे विद्यालय का जो परिवार है, वहाँ के जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ एक लीडर बन कर के काम कर रहा हूँ। इसका परिणाम है कि आज छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब चूँकि मेरी सेवा लगभग पूर्ण होने वाली है और सेवा के अंतिम चरण में हालाँकि मुझे शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और मुझे 2 साल का अभी सेवा विस्तार भी मिलेगा। परंतु इस सेवा विस्तार अवधि में भी मैंने यहाँ पर कार्य करने का मन बनाया है और यहाँ पर
और अच्छा काम करने के मैंने सोचा है। परंतु सेवानिवृत्ति के बाद जनरली लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि अब हम रिटायर हो गए हैं और उनका अब हमें आराम करना है, और साइकोलॉजिकली समाज का भी ऐसा ही उन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम रिटायरमेंट के बाद हम नई पारी शुरू करें, और हमें समाज में जाना है जो कि सेवा काल में जो चीज़ हम नहीं कर पाए। हमने अपने आसपास में कई सारी चीज़ें ऐसी देखी जो अच्छी भी थी, बुरी भी थी, परंतु एक हम सरकारी कर्मचारी होने के नाते हर बात को हर मंच पर हम नहीं उठा सकते थे। हमारे लिए मजबूरी थी, कर्मचारी आचार संहिता के लिमिटेशन के अंदर रह के हमें काम करना होता था। तो ये बात हमारे मन में रह गई। तो मैंने यही सोचा, क्यों ना जो बातें हमारे मन में हैं उन बातों को हम समाज के हित में, जो समाज के लिए अच्छा हो सकता है, उसको हम एक मंच से उसको उठाने का प्रयास करेंगे। और मैंने यही पढ़ा कि पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जो समाज में एक संरक्षक की तरह कार्य करता है। हम एक समाज के संरक्षक के रूप में काम करेंगे, और समाज में जो भी कमियां होंगी, जो भी हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और आम लोगों तक पहुंचे। और इसके लिए मैंने सोचा कि मेरे पास मैंने कई चीज़ें सोची, परंतु अंत में मैं यही निष्कर्ष में पहुंचा कि पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है, मेरी दृष्टि में पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है कि जो इस माध्यम से मैं ये अपनी जो भी मेरी मन की बातें हैं, जो भी मेरी अभिव्यक्ति है, उसको मैं कर सकता हूँ, और समाज में जाकर के समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर पत्रकारिता में अध्ययन कर रहा हूँ। मैं इस समय मेरा 4th सेमेस्टर है, केवल लघु शोध इसमें रहेगा मेरा, और उसके बाद मुझे ये डिग्री मिल जाएगी। और जैसे सेवानिवृत्ति के बाद फिर मैं समाज के लिए खुल करके समाज के लिए काम करना प्रारंभ कर दूँगा। उमेद सिंह बिष्ट जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा किया कि पत्रकारिता का जो पाठ्यक्रम है, इसका चयन आपने सेवानिवृत्ति के बाद की अपनी योजनाओं के लिए किया है कि किस तरीके से आप समाज को दिशा निर्देशित करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए दिशा निर्देशन की, तो आप दिशा निर्देशन का काम तो विगत लंबे अरसे से आप करते रहे हैं, एक शिक्षक के बतौर भी। तो कहीं न कहीं पत्रकार भी समाज के लिए एक शिक्षक के बतौर ही भूमिका निभा रहा होता है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि आपके शिक्षण की ही जो पहले बात आई है कि आपका जो शिक्षण का जो अनुभव रहा है, तो हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उसके बाद आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ हुई और किस तरीके से आप शिक्षण के पेशे में आए? मेरा जन्म पिथौरागढ़ जनपद के मुनाकोट ब्लॉक के कटियानी एक गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म 1966 में हुआ। और मेरे परिवार में मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो आयनी से ताल्लुकात रखते थे, और साथ ही मेरे पिताजी तो थे वो राजनीति से ताल्लुक़ रखते थे, और जो कि 83 से मुनाकोट विकासखंड में ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी रहे। और वो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। हमने अपने पिताजी के साथ रहकर ही अपनी शिक्षा ग्रहण की, और साथ ही साथ हम देखते थे कि हमारे पिताजी किस तरह से समाज के लिए काम करते थे। उन्हीं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, और आज तक भी उन्हीं का प्रभाव है कि हमें अपने साथ साथ अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसी भावना को लेकर हम आगे बढ़े। उसके बाद मैंने हाई स्कूल की परीक्षा अपने राजकीय इंटर कॉलेज मायालेक से की, और इंटरमीडिएट परीक्षा मैंने राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट से की। उसके बाद मैंने पिथौरागढ़ महाविद्यालय से एमएससी जूलॉजी से किया। और 90 में मेरी पहली सर्विस लगी अपने पुराने, जहाँ से मैंने हाई स्कूल किया था उसी विद्यालय में एज ए प्रवक्ता मेरी नियुक्ति हुई 90 में, प्रवक्ता जीव विज्ञान के पद पर। और इसके बाद मैं करीब 7 वर्ष तक वहाँ पर सेवा की, और सेवा करने के बाद फिर मेरा एक उद्देश्य था कि मैं ऐसी जगह नौकरी करूं जो जिला मुख्यालय का विद्यालय हो, क्योंकि मुख्यालय के विद्यालय में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है और काम करने का मौका भी मिलता है। मुझे ये चाहिए था कि ऐसा विद्यालय मिले जहाँ काम अधिक करना पड़े, और तो इसलिए मैंने राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत जो जिला मुख्यालय का विद्यालय था उसको चुना, और मैंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ पर करा दिया। 98 में मैंने एज ए प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत में अपना कार्यभार ग्रहण किया। और इसके बाद 2017 में मेरा हाई स्कूल हेडमास्टर में प्रमोशन हुआ, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रमेला जो चंपावत में ही स्थित है। और 2022 में फिर मेरा इंटरमीडिएट में राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत में ही प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोशन हुआ। तब से लगातार 22 से मैं 8 जनवरी 2022 से अद्यतन मैं राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत में ही प्रधानाचार्य के पद पर काम कर रहा हूँ।
जैसे आप अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का पाठ्यक्रम आप कर रहे हैं और आपका फाइनल सेमेस्टर अभी यहाँ पर है। तो क्या कुछ ख़ास वजह थी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से ही पत्रकारिता का पाठ्यक्रम करने की? मैं क्योंकि राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ और तो मुझे अपना एजुकेशन बढ़ाने के लिए मैं कहीं से रेगुलर तो कर नहीं सकता था और उसके लिए मैंने देखा कि डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन कहाँ से हो सकती है और इसमें मैंने देखा कि एक तो इसका स्टडी सेंटर भी हमारे चंपावत में है और दूसरा ये मुझे लगा मैंने कि काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगा कि मुझे यहाँ से करना चाहिए और मेरे लिए ये सुलभ था। मेरी दृष्टि में ये मेरे लिए सुलभ था तो इसलिए मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से ये पाठ्यक्रम कर रहा हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुरेश सिंह मेहता भी मौजूद हैं और काफ़ी देर से शायद वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कुछ अपने विचार साझा करने का या फिर कुछ अपनी जो परीक्षा है उसका समाधान का। तो जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ देर पहले अभी बात करी थी कि जैसे बिष्ट जी बतौर शिक्षक रहे हैं और साथ ही अभी पत्रकारिता में पाठ्यक्रम ये कर रहे हैं। तो आपके नज़रिए से क्या किस तरीके से जो शिक्षण है और पत्रकारिता है ये किस तरीके से आपस में एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं? देखिए सर, पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है ना समाज का, जिसमें समाज की पूरी उम्मीदें जागी होती हैं कि मेरा कोई नहीं सुनेगा तो मैं पत्रकार के पास चले जाऊंगा और वो कुछ मेरी बातों को या मेरी समस्याओं को अपने पत्रकारिता के माध्यम से या अपनी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी माध्यम से कई सारे लोगों तक पहुंचाएगा और उसके माध्यम से फिर मेरी समस्या का समाधान होगा। ये एक आम जन भावनाएं रहती हैं। लेकिन यदि पत्रकारिता की अगर एथिक्स की और वैल्यू की हम बात करें तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो शिक्षा और पत्रकारिता में यदि मूल्य, नैतिकता और उसके जो आचार संहिताएं हैं उनको यदि हम मिला दें आपस में तो एक आदर्श पत्रकारिता सामने आती है। तो मैं तो इस विषय में यही कहूँगा कि एक पत्रकार होने के लिए सबसे पहले मुझे जो लगता है वो ये है कि हम पत्रकारिता के नीतियों का पालन करें, उसके आचार संहिताओं का पालन करें, उसकी सामाजिक उपादेयता क्या है हम उसको जानें और फिर इस तरह से एक स्वच्छ पत्रकारिता समाज में आनी चाहिए। पहली चीज़ तो मैं इसको इस ढंग से देखता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, जब भी हम समाचार पत्र पढ़ते हैं या फिर कोई खबर सुनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो आधी खबर होती है या उस खबर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं होनी चाहिए। उसका कारण मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता में जो लोग किसी समाचार को, किसी घटना को जब कवर करते हैं, चाहे शिक्षा की घटना को कोई कवर कर रहा है, कोई समाज की घटना को कवर कर रहा है, तो हमको उस क्षेत्र का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में कोई पत्रकार यदि पत्रकारिता कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसको शिक्षा विभाग के नियमों का या संबंधित जो बॉडी है उसका बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि एनसीईआरटी क्या है, एनसीटी क्या होती है, स्टेट बॉडीज क्या क्या होती हैं एफिलेशन की, तो कहाँ कहाँ से हम लोग होके गुजरते हैं, कहाँ पर क्या इफ एंड बट है, कहाँ पर लू एंड फॉल्स हैं, कहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, रूल रेगुलेशन कहाँ पर किस लेवल पर क्या है, ये हम तभी जान सकते हैं जब हमारे पास एक उस क्षेत्र की अच्छी शिक्षा होगी। तो जब शिक्षा बेहतर होगी तो हम उस पिन पॉइंट तक पकड़ सकते हैं एक पत्रकार के रूप में। तो मैं शिक्षा को इस ढंग से देखता हूँ। एक और मैं बात करना चाहूँगा, मैं एक्चुअली आपके माध्यम से बीजी को ही पूछना चाहूँगा कि बीजी, आप, हम जानते हैं कि आपने जो है हमारे राज्य का पुरस्कार भी शिक्षण के क्षेत्र में प्राप्त किया है, तो उस पुरस्कार के विषय में भी थोड़ा सा विस्तार से हमको जरूर जानकारी दें, ये कब आपको प्राप्त हुआ और अन्य और भी प्रश्न हैं। जैसे कि अभी हम शुरुआत में जब हम आए थे, आपसे परिचय हुआ था चंपावत में, जब हम अपने विश्वविद्यालय के प्रचार प्रसार के लिए आए थे, तो नैनाल जी हम आपसे भी ये बात शेयर करना चाहेंगे कि जब हम अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए जिला चंपावत गए थे, तो प्रधानाचार्य जी ने हमको अपार स्नेह दिया था और पूरा अपना जो है समर्थन दिया था, जिसकी वजह से हम पूरे जिले के अनेक विद्यालयों तक पहुंच हमारी आसान हो गई थी। तो आपके रेडियो के माध्यम से फिर से प्रधानाचार्य जी को जो है फिर से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ और भविष्य में भी हम लोग आते रहेंगे या हमारी टीम आती रहेगी, तो ऐसे ही आपके समर्थन की हमें आवश्यकता रहेगी। पुरस्कार के बारे में जहाँ कहा आपने, मैं शिक्षण कार्य के साथ साथ अन्य जो भी पाठ्य संगामी क्रियाकलाप होते हैं शिक्षा विभाग में जी। इनसे भी जुड़ा रहा। मैंने 2005 से जनपद चंपावत में जिला विज्ञान समन्वय के रूप में भी काम किया
और करीब 15 वर्षों तक मैं विज्ञान समन्वय के रूप में काम करते करते बच्चों को विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना और विज्ञान के विभिन्न मॉडलों और इंस्पायर्ड अवार्ड, इनोवेशन आइडियाज़, ये सारे बच्चों को गाइड करते करते जी। बड़ा अच्छा रहा कि मेरे टाइम में 2 बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल तक भी इनका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। वो 2 बच्चे हमारे जापान गए, एक लड़की और एक लड़का। इनका मॉडल इतना, इसमें ये होता है कि पूरे इंडिया लेवल पर बेस्ट जो 60 अवार्डी होते हैं, ये सिलेक्शन 60 का सिलेक्शन होता है पूरे भारत से। भारत में। तो 60 में हमारे स्कूल का 2 बच्चे हमारे स्कूल से भी चयनित हुए। यह भी हमारे लिए बड़ा गौरव का जी। विषय है। और इसके साथ साथ जो लिटरेसी प्रोग्राम था, लिटरेसी प्रोग्राम में भी मैं ब्लॉक समन्वय के रूप में काम करता था। जी। और जो हमारी साक्षरता दर थी उस समय, करीब 65% साक्षरता दर थी महिलाओं की, उसको हमने 80% पहुंचाना था। तो उस लक्ष्य को लेकर के भी मैंने काम किया जी। और उसमें भी हमने बहुत अच्छा रहा। जनपद चंपावत में लगभग 90% हमने महिलाओं का शिक्षा दर को बढ़ाने का वहाँ पर काम किया। जी। और साथ ही साथ अपने विषय में भी मेरी थोड़ा ठीक ठाक था, अच्छी पकड़ थी। तो उस करीब जब मुझे ये पुरस्कार मिला 2014-15 में, जी। तो मेरे जितने बच्चे मेरे सब्जेक्ट में थे सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। और साक्षरता में भी मैंने 65 से 90% साक्षरता दर को पहुँचा दिया। जी। तो ये सारी चीज़ें का मूल्यांकन करते हुए विभाग ने मुझे वर्ष 2014-15 में शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया। एक शिक्षक के बतौर आप सम्मानित रहे शैलेश मटियानी पुरस्कार से, और इसके अलावा अभी अगर हम बात करें जैसे आफ्टर रिटायरमेंट के लिए आप जो प्लान कर रहे हैं, कि जहां लोग अक्सर इस उम्र के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, अपने जीवन को कहीं ना कहीं अपने आराम के लिए या फिर अपने जो व्यक्तिगत रिश्तेदारी होती है वहाँ निभाने के लिए इस उम्र का इस्तेमाल करते हैं, वहीं इस उम्र में आप समाज में एक नई भूमिका के साथ आगे आने का प्रयास आप कर रहे हैं पत्रकार के बतौर। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन श्रोताओं के लिए जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं या फिर होने वाले हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जहाँ हमारा जो लिमिटेशन होता है एज ए शिक्षक, हम अपनी कक्षा अपने विद्यालय तक ही सीमित होते हैं और बाकी हमारा परिवार होता है, वो अपने परिवार के मुखिया और संरक्षक के रूप में हम काम कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं परिवार से ऊपर उठ करके पूरे समाज के संरक्षक के रूप में अपना काम करना चाहता हूँ। ये मेरा इंटरेस्ट भी है और मुझे अपने पेरेंट्स से भी ये मुझे शिक्षा मिली है कि समाज में काम करना चाहिए। समाज में जो उपेक्षित लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, हम अपने स्तर से उनकी कुछ भी मदद हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए सौभाग्य होगा। तो काफ़ी सारी बातें अभी इस बातचीत में आप दोनों से रही हैं, हमारी उमेश सिंह बिष्ट जी से और साथ ही डॉक्टर सुरेश सिंह मेहता जी से। ये सारी बातें और काफ़ी सारे विचार हमसे और हमारे श्रोताओं से आपने साझा किए। अगर हम बात करें अब चलते चलते कि आप हमारे श्रोताओं से कुछ और बात कहना चाहेंगे जो इस बातचीत में ना आ पाई हो, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है उमेश सिंह बिष्ट जी। मैं श्रोता से, आम जनता से यही कहूँगा कि हम एक इंसान हैं और एक इंसान के रूप में हमें समाज में रहना चाहिए और समाज में हम जितना भी अच्छा काम कर सकते हैं उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें गलत चीज़ के उदाहरण लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक अच्छे, सच्चे, संघनिष्ठ एक इंसान के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही बात मैं एक बार डॉक्टर मेहता आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता हो कि इस बातचीत में कोई ख़ास बात आनी चाहिए थी और वो ना आ पाई हो, तो उसके लिए जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बातचीत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आम समाज में हम लोग या हमारे हमसे जो वरिष्ठ लोग हैं, ये बात मान ली जाती है कि जब हम 60 या 65-70 साल में अपनी रिटायरमेंट किसी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उसके बाद हम आराम फरमाने लग जाते हैं और हमको लगता है कि हम शायद अब बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं निभा पाएंगे। तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य बिष्ट जी की प्रेरणा से ये बात कहना चाहूँगा कि उम्र एक जिस नंबर है और हमारी भूमिकाएं कभी ख़त्म नहीं होती है समाज में। हम बैठ के अच्छा लिख सकते हैं, हम बैठ के अच्छा बोल सकते हैं, हम अच्छा मैसेज दे सकते हैं। आज तो डिजिटल युग है, हम अपनी बात को, अपनी विचार को देश और दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी भूमिका समाज में के समाप्त हो चुकी है, बल्कि
आदरणीय प्रधानाचार्य जी की प्रेरणा के अनुसार ही हमको एक नई पारी की शुरुआत की प्लानिंग पहले से ही कर देनी चाहिए, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद हम एक नई पारी को समाज में खेलें और एक बेहतरीन चीज़ समाज को दें, क्योंकि हम जीवन के तमाम अनुभवों को लेके हम वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ पर देखा जाए तो देने के लिए समाज में बहुत कुछ है। तो डॉक्टर मेहता, आपने बहुत बेहतरीन बात कही बिष्ट जी से प्रेरित होकर के कि आफ्टर रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद भी हमारी जो भूमिका है वो समाज में ख़त्म नहीं होती, समाज में हमारी भूमिका रहती है और हम अपनी भूमिका को पूरी तरह से अगर निर्वहन करते हैं तभी कहीं ना कहीं हम समाज में अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं और ये हम सभी को बनाए रखनी भी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे उमेद सिंह बिष्ट जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं पीएम श्री अटल उत्कृष्ट शहीद राहुल रैंसवाल राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत में, और साथ ही आपके साथ थे डॉक्टर सुरेश सिंह मेहता, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से। तो आप दोनों का ही हमसे और हमारे सभी श्रोताओं से ये सारी बातें करने के लिए, ये सारे विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।